हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई बढ़िया से करे होंगे और आपका जो एनएमएमएस का एग्जाम है आने वाला, तो उसकी भी आप तैयारी अच्छी प्रकार से आप कर रहे होंगे। देखिए, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये विज्ञान से आज हमने फिर से आपको क्वेश्चन लाए हैं यहाँ पर, जो समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको समझने में कहीं पर भी कोई कठिनाई नहीं हो। ये जो प्रश्न है केवल एनएमएमएस के लिए ही नहीं उपयोगी है, आपके लिए जितना उपयोगी है उतना ही उपयोगी उन सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। सो वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास करें। तो चलिए हम चलते हैं, ये आपका कोयला एवं पेट्रोलियम जो चैप्टर है विज्ञान का, उसमें से हम चलते हैं और सीधा चलते हैं प्रश्न के ऊपर में। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा समाप्त होने वाला संसाधन है। कहता है कि निम्न में से कौन सा समाप्त होने वाला संसाधन है। ए में सूर्य का प्रकाश, बी में वायु, सी में कोयला और डी में जल। तो देखिए, सूर्य का प्रकाश तो समाप्त होने वाला संसाधन नहीं है, वायु जो है ये भी समाप्त होने वाला संसाधन नहीं है, जल जो है ये भी समाप्त होने वाला संसाधन नहीं है। ये चक्र में चल करके पुनः मतलब कि पानी का निर्माण होते जाता है, पानी आपको उतना प्राप्त होते जाते हैं। तो बचेगा क्या चीज? कोयला। कोयला जो है लाखों वर्षों के बाद में पेड़ पौधे के जीवाश्मों द्वारा ये प्राप्त होने वाला ये चीज है। इसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, ये तुरंत नहीं बनता है। अगर ये समाप्त हो गया तो फिर इसको बनने में लाखों साल लग जाएंगे। सो समाप्त होने वाला संसाधन कौन है? कोयला हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कौन? सी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। तो नंबर 2 में चलते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। क्या चीज है? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्या है? इसका मतलब यह हो गया, ए में अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, बी में है जीवाश्म ईंधन है, सी में मानव निर्मित संसाधन है और डी में क्या? कृत्रिम ईंधन है। तो कहता कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। केवल एक ही चीज के विषय नहीं पूछ रहा है, कोयला के भी बारे में पूछ रहा है, पेट्रोलियम के भी बारे में पूछ रहा है और प्राकृतिक गैस के भी विषय में पूछ रहा है। तो हम इसको कहें कि ये क्या है, पहले इसको समझेंगे ऑप्शन को। अक्षय प्राकृतिक संसाधन, अक्षय मतलब कि जिसका क्षय नहीं हो, विनाश नहीं हो, तो इसको हम नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। अक्षय प्राकृतिक संसाधन को नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन भी हम लोग कहते हैं। तो ये तो कोयला तो समाप्त होने वाला है, पेट्रोलियम भी समाप्त हो जाएगा, प्राकृतिक गैस भी समाप्त हो जाएंगे, इनको लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं बनने में। तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है आपका गलत हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन है तो ये तो सही है कि पेड़ पौधे यदि दब जाते हैं किसी प्राकृतिक घटनाओं से, लाखों वर्ष हो जाते हैं, तो उच्च दबाव के कारण और वायु की अनुपस्थिति के कारण वो धीरे धीरे कोयला में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम कार्बनीकरण भी कहते हैं। और उसी प्रकार से समुद्रों के नीचे जब भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु जो होते हैं नीचे की ओर दब जाते हैं, उसके ऊपर परत बाई परत वो सैंड, बालू, ये सब दबते चले जाते हैं उनसे, तो वो जो है लाखों करोड़ों वर्ष के बाद में वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में चेंज हो जाते हैं। सो ये जीवाश्म ईंधन है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्या है? जीवाश्म ईंधन है। अब यहां कहते हैं मानव निर्मित संसाधन है, गलत है, मानव ने इसको बनाया नहीं। कृत्रिम ईंधन है, नहीं, कृत्रिम ही तो ही हो गया ना कि मानव निर्मित, मानव ने बनाया, कृत्रिम है, बनाया गया है, तो इसको ये मानव ने नहीं बनाया है। सो आंसर कौन हो जाएगा? ये बी, जीवाश्म ईंधन। समझ में आया आपको? देखिए, जहां पर समझ में नहीं आ रहे होंगे तो आप कमेंट में आप जरूर लिखिएगा, तो हमें समझ में आएगा कि आपको और क्या क्या चीज मतलब कि कैसे और बताने की जरूरत है। तो चलिए हम प्रश्न नंबर हम चलते हैं 3 में। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन के को कहते हैं। ए में आसवन, बी में कार्बनीकरण,
सी में क्रिस्टलीकरण और डी में प्रभाजी आसवन। तो यहां पर समझते हैं, सबको टर्म को पहले समझते हैं। ये कहता है आसवन। आसवन हम किसको कहेंगे? डिस्टिलेशन, माने यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आसवन क्या है? वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी तरल पदार्थों को शुद्ध करने या उसके घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है। तो आसवन क्या है? एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? कि कोई तरल पदार्थ है, अब तरल पदार्थ को शुद्ध करना है या तरल पदार्थ में कौन कौन से घटक हैं जो मिल करके उस तरल पदार्थ को बनाते हैं, उनको अलग अलग करने के लिए किया जाता है। तो इस हम कार्बनिक वैज्ञानिक प्रक्रिया को क्या कहेंगे? आसवन कहते हैं। क्लियर है ना? तो आसवन में यहां पर हम देखते हैं कि ये क्या क्या चीजों का मतलब कि इसमें से तरल पदार्थों का, जैसे मान के चलिए कि कच्चा तेल है। अब कच्चा तेल है तो वो कच्चे तेल को हम भिन्न भिन्न मतलब कि उनके क्वथनांकों पर उनमें जो घटक है उसको हम निकालते हैं। जैसे उसमें से हम डीजल निकालते हैं, केरोसिन तेल निकालते हैं, पैराफिन मोम निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, ये स्नेहक निकालते हैं, तमाम चीज उससे हम निकालते हैं। तो ये भी तो आसवन हुआ। लेकिन एक और आसवन है, आसवन के और प्रक्रिया है सरल आसवन। सरल आसवन में क्या है? अब जल में आप नमक को आप घोल दीजिए और कहा जाए कि नमक को आप अलग निकालिए। तो कैसे निकालिएगा? तो उसको हम गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो पानी क्या है? तो वाष्प बन करके ऊपर में उड़ जाएगा। आप अंततः कढ़ाई में या जिस बर्तन में आप उसको सुखा रहे हैं पानी को, अंततः वो नमक का डस्ट बच जाएगा। तो इसमें हम जल से नमक जो होता है उसको हम पृथक कर रहे हैं। ये भी आसवन है, ये भी एक आसवन है। इस आसवन को हम कहेंगे सरल आसवन। और एक है आपका प्रभाजी आसवन। अब प्रभाजी आसवन में क्या है कि तरल पदार्थों के क्वथनांक एक दूसरे के नजदीक होते हैं। जो तरल पदार्थ है उनका क्वथनांक जो होता है, कई प्रकार के उसमें घटक मिले हुए होते हैं, उनका क्वथनांक जो होता है एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं। और उनको जब हम अलग करते हैं तो उनको हम बोलते हैं प्रभाजी आसवन। जैसे अभी अभी आपको बताया हमने क्या चीज? पेट्रोलियम, कच्चा पेट्रोलियम, उनसे आपको केरोसिन तेल निकल रहा है, डीजल निकल रहा है, पेट्रोल निकल रहा है, पैराफिन मोम निकल रहा है, स्नेहक निकल रहा है, ये तमाम चीजें निकल रहे हैं। तो उसमें हो जाएगा प्रभाजी आसवन। और एक होता है भाप आसवन। तो भाप आसवन में क्या करते हैं? देखिए, भाप आसवन और सरल आसवन दोनों में क्या है? सरल आसवन में जल और नमक घुला हुआ था, तो नमक को प्राप्त करने के लिए उसको हमने गर्म किया तो वाष्प ऊपर की ओर उड़ गया। लेकिन भाप आसवन में क्या करते हैं कि इसके वाष्प को उड़ने नहीं देते हैं, बंद कर देते हैं ऊपर से। आप बंद ढक्कन में इसको हम गर्म करते हैं। जैसे पौधा से हमको तेल निकालना है ना? जैसे पुदीना का तेल निकालना है, तो पुदीना का तेल निकालने के लिए क्या करते हैं? एक कंटेनर में उसको बंद करते हैं, उसके पुदीना को, पत्तों को, पुदीना के जो पौधे होते हैं उसको बंद करते हैं और नीचे से आग लगाते हैं। तो आग लगाने पर क्या होता है? वो वाष्प में चेंज होता है और वो वाष्पित होकर के जैसे ऊपर की ओर उठता है तो वहां से संघनित होता है। अब पाइप लगाया हुआ तो है, धीरे 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 तेल कहाँ होता है? बाहर निकल जाता है। तो ये क्या हो गया? भाप आसवन। गांवों देहातों में जो क्या बोलते हैं, शराब का जो निर्माण का, जैसे महुआ, मिठा, ये सब सारा जो मिला करके लोग करते थे, तो कैसे करते थे? तो वो एक बर्तन होता है, बर्तन में उसको मतलब कि बंद करके और उसके ऊपर में जो है ढक देते हैं, जाम कर देते हैं ताकि वाष्प नहीं निकले, और नीचे से पाइप लगा देते हैं और वाष्प वही जो होता है धीरे 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 वाष्पित होकर के, संघनित होकर के और बूंद बूंद करके वो टपकने लगता है। तो यहाँ पर क्या है कि हम पौधों से या किसी मतलब कि पौधों से प्राप्त फलों के हम मतलब कि भाप आसवन कर करके उसका हम जो पदार्थ है तरल अवस्था में उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। तो कहने का मतलब कि मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या हम कहते हैं? तो कोयला में जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहेंगे? कार्बनीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्बनीकरण कहेंगे।
ये आसवन और प्रभारी आसवन ये सब किसके लिए हो गया? ये सब हो गया आपको तरल पदार्थ के लिए, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। चलिए अब हम यहाँ पर चलते हैं 4 प्रश्न में। कोयले को वायु में जलाने पर, कोयले को वायु में जलाने पर मुख्य रूप से कौन सी गैस बनती है? कौन सी गैस बनती है? किसको? कोयले को वायु में हम जब जलाते हैं तो कौन सी गैस बनती है? ए में नाइट्रोजन गैस, बी में ऑक्सीजन गैस, सी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और डी में हाइड्रोजन गैस। तो जब कोयला को आप वायु में जलाते होंगे तो कैसे दिखते होंगे? धुआं निकलता है ना जी, तो धुआं निकलता है तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। सीधा सीधा किसी भी चीजों को जब जलाएंगे और उससे काला धुआं जब निकलता हो तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे कौन सा गैस निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है ना। अब पांचवा में देखिए, पांचवा में देखिए, कोक एक खाली जगह, खाली जगह है। कोक एक खाली जगह पदार्थ है। अब खाली जगह में क्या आएगा? अब 4 ऑप्शन यही ना आएगा, कठोर, सरंध्र और काला। नरम, चिकना, सफेद। कठोर, चिकना और सफेद। डी में है नरम, सरंध्र और काला। चलिए इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। कहता कोक एक खाली जगह पदार्थ है। पहले हम कोक को समझेंगे, कोक है क्या चीज। तो यहां पर हम देखें कि कोक जो होता है, कोयला को जब हम वायु के माने अनुपस्थिति में इसको हम जब जलाते हैं तो उसमें का जो निकलता है कार्बन निकल जाता है, जो उच्च दर्जा का जो कार्बन वो निकल जाता है, धुएं के रूप में निकल जाता है। और बाकी जो शेष जो ठोस के रूप में बचता है उच्च क्वालिटी का, उसको हम बोलते हैं कोक बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? कोक। यानी सीधा सीधा समझिए, कोयले को जब हम जलाते हैं, कोयले को जलाने के बाद में जो शेष जो कोयला बचता है, जो शेष जो कोयला बचता है गांव घर में, जब हम लोग के यहाँ जब कोयला आता था तो कोयला को क्या करते थे? देखते होंगे ना, जब कोयला को चूल्हे पर जोड़ा जाता था और जब खाना वाना बन जाता था तो घर की स्त्रियां क्या करती थी? उसके पानी डाल देती थी और फिर कोयला को धो डालते थे। कोयला को धोने के बाद में जो कोयला बच गया उसको मतलब कि जब आप लगाते थे तो उसमें जल्दी से वो आग पकड़ लेता था और गुल भी बहुत बढ़िया वो बनाता था, धुआं नहीं होता था। तो ऐसे भी कोयले के जो दुकान होते थे पहले बहुत ज्यादा देखने को मिलते थे। वहां पर कोयले के दुकान को क्या करते, कोयले के दुकान पर कोयला का ढेर लगाया जाता था और उसमें क्या किया जाता था? आग लगाया जाता था नीचे से, और ऊपर से कुछ मतलब कि मिट्टी वगैरह से उसको थोड़ा थोड़ा ढक दिया जाता था ताकि इसका मतलब कि वायु का संपर्क टूट जाए। तो उसको जो मतलब कि जल करके जो कोयला बनता था, जो जिसको हम बोलते थे जलुआ कोयला, जला हुआ कोयला, तो वही क्या है? इसका कोक है। अब उसमें आप देखेंगे तो कोक एक जब उसको आप देखिएगा तो जल करके थोड़ा थोड़ा उसमें छिद्र हो जाएगा, हल्का हल्का उसमें क्या हो जाएगा? छिद्र हो जाएगा। तो छिद्र को बोलते हैं सरंध्र, छिद्र को बोलते हैं सरंध्र। हल्का हल्का उसमें छिद्र हो जाएगा। और वो कठोर, उस कोयला को भी आप हाथ से उसको मतलब कि दाबेंगे तो कठोर होगा। तो कठोर भी है, सरंध्र भी है और कैसा भी है? काला भी है। तो हम कहेंगे कोक एक क्या है? कठोर है, सरंध्र है और काला एक पदार्थ है। ये वाला हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे 6 में। नेफ्थलीन की गोलियां किससे प्राप्त होती है? क्या कोक से प्राप्त होती है, कोलतार से प्राप्त होती है, या कोयला गैस से प्राप्त होता है, या पेट्रोलियम से प्राप्त होता है? तो सीधा सीधा नेफ्थलीन की गोलियां प्राप्त होता है किससे? पेट्रोलियम से। ये पेट्रोलियम का ही उत्पाद है, ठीक है ना। ये पेट्रोलियम का ही उत्पाद है। क्वेश्चन नंबर 7, सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाला बिटुमेन किससे प्राप्त होता है? बिटुमेन किससे प्राप्त होता है? एगो होता है बाबू बिटुमिन, एगो है बिटुमेन। तो ये बिटुमिन से जो है वो कोयला है,
कोयला का पदार्थ है, लेकिन बिटुमेन ये क्या चीज है? ये यहाँ पर है पेट्रोलियम परिष्करण से, मतलब कि कच्चा जो पेट्रोलियम होता है तो उससे कई प्रकार के जो डीजल, पेट्रोल, स्नेहक, पैराफिन, मोम, ये सारे चीज जो निकालते हैं तो उसी में निकलता है क्या चीज? बिटुमेन। उसी में निकलता है क्या चीज? बिटुमेन। ये चिपचिपा और काला ये पदार्थ होता है। तो सीधा सीधा हम कहेंगे कि सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाला बिटुमेन किससे प्राप्त होता है? तो वो होता है किससे? पेट्रोलियम परिष्करण से। किससे प्राप्त होता है? पेट्रोलियम परिष्करण से। एक चीज और देखिएगा, कोयला को जब हम जलाते हैं तो कोक बनता है। अब कोयले का एक दूसरा वर्जन है कोलतार, ये भी काला और चिपचिपा होता है। ये भी काला भूरा ये चिपचिपा होता है, तो ये कोयला वाला को बोलते हैं कोलतार, जबकि पेट्रोलियम से जो निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग बिटुमेन। इसको क्या बोलेंगे? बिटुमेन। ठीक है ना? तो चलिए 8 में चलेंगे। प्रश्न नंबर 8 में, पेट्रोलियम का कौन सा घटक पैराफिन मोम बनाने में उपयोग होता है? कहता है कि पेट्रोलियम का कौन सा घटक पैराफिन मोम बनाने में उपयोग होता है? तो पेट्रोलियम का कौन सा घटक से बनता है भाई पैराफिन मोम? तो बिटुमेन नहीं होगा, स्नेहक तेल नहीं होगा, ग्रीस है, ये मिट्टी का तेल नहीं होगा, ये क्या होगा? मोम। ये मोम से, ठीक है ना? देखिए मोम यहाँ कोलतार से भी बनाया जाता है, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे क्या चीज? पेट्रोलियम का। तो पैराफिन मोम, तो पैराफिन मोम के लिए मोम पैराफिन ये है, ठीक है ना? ये हो जाएगा आंसर। 9 में, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन है? माने जब हम गाड़ियों में जब हम ईंधन को जब हमें जलाते हैं, ईंधन लेते हैं, तो कहता है कि गाड़ियों के लिए, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन है? जो प्रदूषण सबसे कम फैलाता है तो कौन है? पेट्रोल को डालेंगे तो प्रदूषण ज्यादा ही फैलाएगा, डीजल को डालेंगे तो और ज्यादा धुआं देगा, ये मिट्टी का तेल देंगे तो और ज्यादा धुआं देगा। तो सबसे बढ़िया कौन है? CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो ये आंसर हो जाएगा कौन? ये हो जाएगा C हो जाएगा। 10 में देखिए, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? पृथक माने अलग, इसको पहले हमने बात किया है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को, जो पेट्रोलियम के कच्चा जो तेल होता है तो उसमें कौन कौन से संघटक माने किससे किससे मिल करके बना हुआ है, उनको अलग करने माने पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? ए में वाष्पीकरण कहलाता है, कि बी में आसवन कहलाता है, कि सी में परिष्करण कहलाता है, कि डी में फिल्टरन कहलाता है? तो सीधा सीधा ऊपर में बात आया है ना कि परिष्करण। परिष्करण का मतलब क्या है? कि शुद्ध रूप में प्राप्त कर लेना, शुद्ध रूप में प्राप्त कर लेना। तो इसको हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? परिष्करण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 11, प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? कहता है कि प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो प्रोपेन नहीं होगा, ब्यूटेन नहीं होगा, यहाँ पर हम देखें एक है मीथेन और एक है इथेन, तो कौन हो जाएगा यहाँ? मीथेन। ये हो जाएगा मीथेन। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? मीथेन, ठीक है ना? अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, एक है आपका 12 क्वेश्चन। भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है? भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ पर पाई जाती है? तो असम में तो पाया जाता है, त्रिपुरा में यहाँ भी पाया जाता है, कृष्णा गोदावरी के क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, आदि में सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? सभी। ये तीनों स्थानों पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा टोटल 12 क्वेश्चंस जो आपके परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक है। तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं फिर अगले दिन अगले वीडियो में।